Now friends, today we are starting with Memorandum of Association and the related aspect. Very important point of Companies Act, that is Memorandum of Association और उसके related aspect को study करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा चार्टर, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है, जो हमने शायद कंपनी की इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में देखा था कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी भी कंपनी का जो वर्किंग पैटर्न है वो डिसाइड होगा. एंड इसीलिए बताया जाता है कि बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन फैक्ट कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ कंपनी. इट डिफाइंस द स्कोप, लिमिटेशन अंडर विद द कंपनी कैन फंक्शन. एक कंपनी का स्कोप और लिमिटेशन जिसके अंदर रह के कंपनी काम करेगी उसको डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सर, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम के डॉक्यूमेंट को बनाने का कंपनी में ऑब्जेक्ट क्या? तो ऑब्जेक्ट फॉर फ्रेमिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फर्स्ट थिंग कि किसी भी कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म हुई है उसको अगर हमें जानना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल हेल्प अस. कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के हम ये पहचान सकते हैं कि कंपनी किस पर्पस के लिए रजिस्टर हुई थी. तो सबसे पहली चीज है कि मेमोरेंडम डिफाइंस द स्कोप ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी. एंड सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के रिलेटेड मेमोरेंडम बनाने का? तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट अब ये है कि इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, इवन क्रेडिटर्स और इवन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोगों को ये हेल्प करता है ये जानने में कि कंपनी कौन से काम में ये पैसा रखने वाली है जो हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब जो पैसा हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया वो पैसा कंपनी कहाँ पे रखने वाली है या कंपनी कौन से बिजनेस के लिए उसको यूज करने वाली है. इट इज कंसिडर्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां से हमें पता चल सकता है. जब कोई भी कंपनी है वो मेमोरेंडम बनाती है तो उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. मेमोरेंडम को रजिस्टर करवाने का ऑब्जेक्ट क्या? तो ऐसा बोला जाता है कि इट कंटेन्स, कि हम क्यों ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विद द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर एक पॉसिबल स्कोप कंपनी के ऑपरेशन का बना दे. और उसकी वजह से शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स सबको ये पता चल सकता है कि कंपनी कौन से पर्पस के लिए रजिस्टर हुई थी. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि हम कंपनी के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज को रजिस्टर करवाते हैं और ऑब्जेक्ट क्लॉज के थ्रू हम मेमोरेंडम में ये बता देते हैं कि हम कौन से काम के लिए कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं. As per section 4, the memorandum is divided. As per section 4, the memorandum is divided in form number A, B, C, D and E. Companies Act के शेड्यूल के अंदर ये दिया गया है. शेड्यूल 1 करके एक शेड्यूल है जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब करता है और उसी के टेबल्स के अंदर मेमोरेंडम के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिए गए हैं. टेबल ए रेफर कर सकती है कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है. टेबल ए में एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है जो ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो उसके लिए एप्लीकेबल है. टेबल बी इज देयर फॉर गारंटी कंपनी, बट ऐसी गारंटी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है. ये गारंटी कंपनी कौन सी, शेयर कैपिटल है या नहीं, वो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. गारंटी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इज टेबल 2 और टेबल बी. टेबल सी ऐसी गारंटी कंपनी के लिए है जो लिमिटेड बाय गारंटी तो है पर उस कंपनी ने शेयर कैपिटल भी इश्यू किया है. मतलब ऐसी गारंटी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है उसके लिए रेफरेंस है टेबल सी. उसी तरीके से टेबल ई इज देयर फॉर अनलिमिटेड कंपनी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है. एंड टेबल ई is a form for memorandum of association of an unlimited liability company which is having a share certificate. मतलब which is having share capital. मतलब टेबल E is there for a company जिसके अंदर शेयर कैपिटल हो. अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी जो है उस कंपनी के नेम क्लॉज में कौन से कंटेंट हो सकते हैं. तो सर नेम क्लॉज, नेम ऑफ द कंपनी, सबसे पहले तो मेमोरेंडम का सबसे पहला मेमोरेंडम के लिए बोला जाता है इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड all the paragraphs should be numbered and bullet paragraphs. अब ये जो मेमोरेंडम है उसका सबसे पहला क्लॉज, सबसे पहली बात क्या होती है, तो नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नाम क्या. एंड इस नाम के साथ भी ऐसा बोला जाता है कि द नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड. हाँ, एक एग्जाम्पशन मिला है हमारे एक्ट के हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी को. सेक्शन 8 कंपनी को ये
लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये जो कंपनीज है उन कंपनीज में भी एक सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे इफ परमिटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट भी वर्ड ऐड कर सकती है। मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट करके एक वर्ड ऐड करना वो भी शायद सेक्शन 8 कंपनी को अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस परमिटेड है। सेकेंडली, नाउ सेकेंड पोर्शन ऑफ अवर मेमोरेंडम विल बी The state in which the registered office of the company will be situated। मतलब वो स्टेट का नाम जहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होने वाली, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोला जाता है, पर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया जाता, सिर्फ वो स्टेट का नाम जहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वो स्टेट का नाम यहाँ पे सिचुएशन क्लॉज में लिखा जाएगा। थर्ड पोर्शन ऑफ आवर मेमोरेंडम इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाया जाएगा। वो ऑब्जेक्ट के बाहर की कोई भी चीज कंपनी के लिए मानी जाएगी अल्ट्रा वायरस। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर का है दैट विल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। Then there will be a liability clause। liability clause में अगर बात की जाए तो अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर विल कंट्रीब्यूट, हर मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा कौन सी अमाउंट, तो सर असेट ऑफ द कंपनी के असेट में वाइंडिंग अप के टाइम पे कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। एंड एज अ कंट्रीब्यूटरी अगर उसके कंपनी के मेंबर के तौर पे सीज हो जाने के 1 साल के अंदर। द थर्ड पोर्शन इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में ये चीजें लिखी जाएगी कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी, और लायबिलिटी क्लॉज में भी लायबिलिटी बाय गारंटी में अगर कोई कंपनी की बात की जाए तो लायबिलिटी क्लॉज से इसकी कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी अगर गारंटी से लिमिटेड है तो भी वो कितनी अमाउंट, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे है तो कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी है तो कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी रिटर्न के एज अ गारंटी कंपनी। द नेक्स्ट थिंग इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में गारंटी के थ्रू जो कंपनी की लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो गारंटी कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में लिखेगी कौन सी लायबिलिटी मेंबर की रहेगी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, और इवन अगर एसेट को बेच के लायबिलिटी को चुकाने में कुछ कम पड़ गया तो। प्लस अगर आप मेंबर के तौर पे सीज हो गई, उसकी 1 साल के अंदर अंदर भी कंपनी वाइंडिंग अप में आ गई तो एज अ कंट्रीब्यूटर ही आपकी क्या लायबिलिटी बनेगी वो यहाँ पे गारंटी कंपनी में लिखा जाएगा। देन इट विल बी कंसिडर्ड कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब आपकी कंपनी में कैपिटल के रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, मतलब कितनी मैक्सिमम अमाउंट के साथ कंपनी रजिस्टर हो रही है विच इज नोन एज कैपिटल क्लॉज। कितनी नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी के यहाँ पे कंसिडर होगी। प्लस इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड विद द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स मतलब कंपनी के सबसे पहले मेंबर्स जो अग्री कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट एक शेयर परचेज करेंगे। एंड a company not having share capital does not require to use this clause। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो उनको फिर ये क्लॉज की जरूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम विल बी सब्सक्राइबर्स की डिजायर, जिसको बोला जाता है एसोसिएशन क्लॉज ऑल्सो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज उस नाम से उसको जाना जाता है, जहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स है मतलब कंपनी के सबसे पहले मेंबर्स हैं, वो लोग अग्री कर रहे हैं कि हमने सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल की है और हम एटलीस्ट कंपनी का 1 शेयर परचेस करने को तैयार है, मतलब वी वांट टू बी फॉर्म्ड इनटू दी कंपनी। एंड ये क्लॉज के बाद यहाँ पे मेमोरेंडम मोस्ट ऑफ कंपनीज का खत्म हो जाता है। पर सर 1% कंपनी में एक एक्स्ट्रा क्लॉज आता है विच इज नोन एज नॉमिनेशन क्लॉज। ये नॉमिनेशन क्लॉज के अंदर जो इकलौता मेंबर है कंपनी का, वो इकलौता मेंबर ये बोलता है कि यस कि मैं अगर इनकैपेसिटी में आ गया, मतलब मैं कंपनी में आगे काम नहीं कर पाया या वो पर्सन की डेथ हो गई, अनसाउंड हो गया, तो उसकी जगह पे कौन मेंबर बन जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। तो वहां पे नॉमिनेशन क्लॉज में ही मैटर आएगी। सो मेमोरेंडम के लिए अब आगे बात ये आती है कि कोई भी मेमोरेंडम है इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड कंसेक्यूटिवली एंड इवन एटलीस्ट 7% उसको साइन करेंगे। 1 पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट कंपनी है तो 2 एंड 1% कंपनी है तो एटलीस्ट 1 मेंबर उसको साइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस एंड जो उसको अटेस्ट करेगा। प्लस माइनर को ये मेंबर के तौर पे साइन करना भी अलाउड नहीं, मतलब माइनर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिग्नेटरी ऑफ सच मेमोरेंडम।
सर अभी मेमोरेंडम के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दैट इज प्रिंसिपल समझते हैं, विच इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। मेमोरेंडम के बाहर की कोई भी चीज कंपनी के लिए मानी जाएगी अल्ट्रावायरस, एंड फॉर दैट अल्ट्रावायरस एक्टिविटी कोई भी जगह पे मेंबर या कोई बाहर का पर्सन कंपनी के सामने उसको एनफोर्स नहीं कर सकता, एंड इवन कंपनी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसकी अथॉरिटी के बाहर का है उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। इसके रिलेटेड एक बहुत फेमस केस या जजमेंट है विच इज नोन एज एशबरी रेलवे कंपनी, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। और उसके रिलेटेड जो केस था वो यहाँ पे अल्ट्रावायरस एक्ट के रिलेटेड बेसिक जजमेंट माना जाता है, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। और यहाँ पे लिखा गया है मीनिंग, the meaning of the term ultravirus is simply beyond the powers. Ultra means beyond and virus means powers. किसी पावर के बाहर का काम, that is ultravirus act. And Ashbury Railway Company versus Ritchie के केस में वही हुआ था। और इन कंसिक्वेंस ऐसा बोला जाता है कि कोई भी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर का हुआ है, जो कंपनी के पावर्स के बाहर का हुआ है, then it is totally considered as void, ineffective, and it is inoperative in law, and therefore it is not binding on the company, and even company cannot enforce the same. ये कंपनी पे बाइंडिंग भी नहीं है और कंपनी उसको एनफोर्स भी नहीं कर सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का हम समरी ये कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस है उसको समअप किया जा सकता है कि व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म्ड विच इज दो लीगल इन इटसेल्फ, लीगल काम है पर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर का है, मतलब it is not authorized by the object clause of memorandum or by the statute, it is said to be the ultravirus act and hence it will be considered as void. And ऐसा कोई भी एक्ट जो अल्ट्रावायरस है तो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मिला के भी अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन मीन्स रेजोल्यूशन विदाउट एनी वोट अगेंस्ट, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं आया, ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन से भी कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकती। बिकॉज इट इज अल्ट्रावायरस, इट इज नॉट पॉसिबल टू रेटिफाई फॉर शेयर होल्डर्स इवन बाय पासिंग अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। सर जो एक्ट कंपनी के अल्ट्रावायरस है ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर का है वो तो टोटली वॉइड, पर अगर कोई चीज कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है पर डायरेक्टर्स के लिए अल्ट्रावायरस है तो कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकती है बाय रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाए, उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऐसे एक्ट को जो कंपनी की पावर के अंदर है पर डायरेक्टर्स के पावर के बाहर का है उसको रेटिफाई किया जा सकता है। एंड अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स के बाहर का है पर मेमोरेंडम के पावर्स के अंदर है तो उस एक्ट को भी कंपनी चाहे तो रेटिफाई कर सकती है, पर मेमोरेंडम के बाहर का काम कंपनी चाहे तो भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकती। सर एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची में हुआ क्या था? तो एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट में तीन चीजें लिखी थी। तीन चीजें लिखी गई थी दैट कोई भी कंपनी के मेमोरेंडम में ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया था कि कंपनीज ऑब्जेक्ट इज टू मेक, सेल, लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स को वो लोग परचेज या बनाते थे, बेचते थे, सेल करते थे, लैंड या हायर पे देते थे। सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ company was to carry on the business related with leasing, selling and work mines. Lease, sell और work mines related activity, mines के related activities थी। And third objective was कि कोई भी company purchase and sale as a merchant of agent coal, internal metals and it is considered as etc things। ये तीन objective company के थे। सॉरी सर अब जानते हैं एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी एंड रिची में हुआ क्या था। एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी और रिची उसमें ये केस की घटना ये थी कि एशबरी रेलवे कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट में चार चीजें लिखी थी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो चार चीजों को दिखा रहा था। चार चीजें कौन सी? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑब्जेक्ट क्लॉज में चार चीजें लिखी थी। फर्स्ट, टू मेक, सेल, लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। रेलवे कैरेजेस और वेगन बनाना, उसको बेचना, उसको लैंड करना या हायर पे देना। सेकेंड ऑब्जेक्ट वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना।
और उसका बिजनेस करना। थर्ड, द एक्ट वाज इन्वॉल्व्ड एज परचेज, लीज, सेल और वर्क माइंस। परचेज करना, लीज करना, सेल करना वर्क माइंस को। एंड फोर्थ वाज टू डील एज परचेज एंड सेल एज मर्केंट्स और एजेंट कोल, टिम्बर एंड मेटल्स। कोल, टिम्बर और मेटल के सेल में इन्वॉल्व होना या परचेज करना एज मर्केंट और एज एन एजेंट। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे गए थे। एंड इस केस में द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। बेल्जियम में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसको फाइनेंस करने के लिए उन्होंने रिचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में 4 चीजें लिखी थी, उनमें तो कहीं रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने की बात ही नहीं थी। इट वॉज परचेज एंड सेल, मेक और हायर रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। Even second was considered कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। थर्ड was considered कि माइंस के रिलेटेड सेल लीज करना। और फोर्थ was considered as सेल ऑफ टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा एज अ मर्केंट और एज एन एजेंट। ये चारों में कहीं रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने की तो बात ही नहीं थी। एंड रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि हम कंस्ट्रक्शन को रेलवे लाइन का बेल्जियम तक का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करेंगे। एंड कंपनी ने भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इस एक्ट को रेटिफाई कर दिया बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स की इस एक्टिविटी को कंपनी ने रेटिफाई भी कर दिया। बट बाद में जब फाइनेंस की एक्चुअल बात आई, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात आई, कंपनी ने उस एक्ट को मना कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, ये कहते हुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो अल्ट्रा वायरस है और ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, ऐसा कहते हुए कंपनी ने उसको रेप्यूडिएट कर दिया। जब कंपनी ने बोला था ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, तब रिच ने केस फाइल किया ये कहते हुए कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड लिखा है। एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्ड लिखा है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना इट इज अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट है तो इट शुड बी विद इन द पावर्स ऑफ कंपनी। बट एक्चुअली द कोर्ट हेल्ड, तो यहाँ पे लिखा है Ritchie brought an action for damages for breach of contract. His contention was that the contract was well within the meaning of word general contractors and hence within the powers of company and moreover it had been ratified by the shareholders also. However, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि contract was null and void. कोर्ट ने बोला कि general contractors should be considered in association with mechanical engineering, not otherwise. And that is, it has to be read in connection with the company's main business. कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसके कनेक्शन में हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड देख सकते हैं, नॉट अदरवाइज। अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करी जाए तो मेमोरेंडम जहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल बताता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ कंपनी, उसी जगह पे आर्टिकल्स इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड विद कंपनी। किसी भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स में लिखे होंगे टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स। जस्ट मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशंस बताएगा, उसी तरीके से आर्टिकल्स इंटरनल रेगुलेशंस की मैटर बताएगा। Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the consideration and models of articles. जैसे कि मेमोरेंडम के मॉडल्स थे A, B, C, D and E टेबल थे और उसी तरीके से आर्टिकल्स के प्रोविजंस, आर्टिकल्स के रिलेटेड टेबल्स F, G, H, I and J के अंदर कंसिडर होते हैं और वो सेक्शन 5 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया। और सेक्शन के अंदर पहली बात ये बताई गई है, सेक्शन प्रोवाइड्स दैट articles shall contain regulations. The articles of company shall contain the regulations for management of company. Articles should include the matters as may be prescribed under the rules. But articles कुछ additional matters भी जो कंपनी चाहे अपने rules and regulations के लिए वो ऐड कर सकता है। मतलब कंपनीज एक्ट के रूल्स में जो चीजें लिखी थी वो तो आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब्ड होगी, बट उसके अलावा भी कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल्स में कुछ मैटर्स रख सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए एक कंसेप्ट एंट्रेंचमेंट का भी प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। ऐसा बोला जाता है कि आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, मतलब आर्टिकल्स को नॉर्मली हम चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट कुछ प्रोविजंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहम है, उनको बोला जाता है प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट। मतलब ऐसे प्रोविजंस जो कंपनी ने थोड़े से स्ट्रिक्ट रखे हैं कि उसको चेंज करना आसान ना हो। ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसको कंपनी इजीली चेंज नहीं करवाना चाहती, उसको वो आर्टिकल्स में एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रखती है।
The articles may contain provision by entrenchment that is to protect something to the effect of specified provision, and it may be altered only if the conditions or procedure which are stricter than special resolution are followed. मतलब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को चेंज करना है ना, तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा, हमें कुछ स्ट्रिक्टर प्रोसीजर जो एंट्रेंचमेंट से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। ये एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड कैसे करना? तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस को आइदर तो हम कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी का जब आर्टिकल्स रजिस्टर करवा रहे हैं उसी टाइम पे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई दीज आर दी नॉर्मल प्रोविजंस जिसको स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज किया जा सकता है, एंड दीज आर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, उसको ये पर्टिकुलर प्रोसीजर जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है उसको फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन के टाइम पे भी हम उसको आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के तौर पे ही रख सकते हैं। पर अगर मान लो हमने प्रोविजंस को आर्टिकल्स बनाने के टाइम पे एंट्रेंचमेंट में नहीं रखा, कंपनी रजिस्टर हो गई, उसके बाद हमें कुछ एंट्रेंचमेंट में डालना है, तो उसको अगर हमें एंट्रेंचमेंट में डालना है तो प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर्स की परमिशन से, और पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम ये प्रोविजंस को एंट्रेंचमेंट में डाल सकते हैं, विच इज रिटर्न हियर कि द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट शैल बाय only be made either on formation of company or by an amendment in the articles agreed to by the members of company in the general meeting. And in case of private company, अगर बात की जाए तो सारे members, and अगर public company है तो by special resolution. सर जो प्रोविजंस हमने एंट्रेंचमेंट में डाले हैं उसको हमें रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा ताकि उसको भी पता चले कि कोई भी पर्सन इस कंपनी में सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ये एंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजंस को नहीं चेंज कर सकता। एंड दैट इज वाई जब कोई आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन है जब पहले फॉर्मेशन के टाइम पे रखे थे या इवन बाद में उसको इंक्लूड किया गया तो भी उसको हमें किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रार को। जैसे मैंने बताया फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स के जो फॉर्म है दे शेल बी इन फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल एफ जी एच आई एंड जे। सिमिलरली ए बी सी डी एंड ई होता था, वैसे यहाँ पे टेबल का नाम है एफ जी एच आई एंड जे, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स फॉर कंपनीज। एफ इज फॉर कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, जी इज फॉर कंपनी गारंटी कंपनी, बट यहाँ पे हम बात करेंगे विथ हैविंग शेयर कैपिटल। और उसी तरीके से हम जैसे मेमोरेंडम का टेबल कंसिडर करते थे आर्टिकल्स का टेबल कंसिडर होगा। पर ये जो मॉडल टेबल दिया है उसमें ये बोला गया है कि अ कंपनी मे अडॉप्ट ऑल or any of the regulations which are contained in the model articles which are applicable to company. कंपनी को जो मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल है उसमें सारे के सारे प्रोविजंस कंपनी अडॉप्ट भी कर सकती है या कंपनी अपने हिसाब से आर्टिकल्स खुद बना भी सकती है विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय दिस मॉडल्स। अगर हम कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के डिफरेंस की बात करें तो कौन से डिफरेंस के पॉइंट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंसिडर किए जा सकते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव कंपनी के लिखे होंगे, वेयर एज आर्टिकल्स में वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना, उसके लिए डिसीजन लेने का पावर किसके पास, उसके रिलेटेड मेथड कैसी, वो आर्टिकल्स में लिखा होगा। मतलब फर्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है वो मेमोरेंडम में भले ही लिखा हो पर उसको मैनेज कैसे किया जाएगा दैट विल बी स्पेसिफाइड इन दी आर्टिकल्स। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इज रिलेशनशिप। मेमोरेंडम कंपनी की अपने रिलेटेड थर्ड पार्टी और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको डिसाइड करना है। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी की क्या रिलेशनशिप है दैट विल बी डिसाइडेड बाय मेमोरेंडम, क्योंकि आउटसाइडर्स को पता चलेगा ऑब्जेक्ट पढ़ के कि हमारा पैसा कहाँ जाने वाला है। जबकि आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स इज डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ कंपनी विद इट्स मेंबर, कि कंपनी के मेंबर का कंपनी में कितना पावर, कंपनी के मेंबर को काम करना है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से वो बाउंड होगा, एंड वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी होगी? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। थर्ड डिफरेंस इज ऑल्ट्रेशन। मेमोरेंडम के हर क्लॉज का ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर अलग अलग है, जो शायद आपका इंटर सीए लेवल का सिलेबस का हिस्सा है, जहां पे हर क्लॉज को ऑल्टर करने की प्रोसीजर बदलती रहती है। वहीं पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की एक सिंपल प्रोसेस है दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया कि एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन है तो उसको चेंज करना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वरना सारे प्रोविजंस विल बी कंसिडर्ड एज चेंज्ड इजीली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इज अल्ट्रा वायरस एक्ट।
अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर मेमोरेंडम के बाहर का है, मतलब मेमोरेंडम के पावर के बाहर का अगर कोई एक्ट हुआ तो उसको रेटिफाई करना भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं, इट इज टोटली वॉइड। वेयरएज आर्टिकल्स के बाहर का काम कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकती है इफ इट इज विद इन द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम। वहीं यहाँ पे कंसिडर किया गया है एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन of all the shareholders, but the act which is ultra virus, the articles can be ratified by passing a special resolution of the shareholders, provided they are not beyond the powers of memorandum of association. Now sir, बात आती है doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. Very important portion of our Companies Act, that is doctrine of constructive notice or doctrine of indoor management. This is with the reference to the concept of ultra virus act. अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई करने की बात आई या उसके लिए लायबिलिटी की बात आई तो अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए बोल दिया गया था कि दैट इज कंसिडर्ड एज टोटली नल एंड वॉइड। बट उसमें भी कई बार आउटसाइडर्स प्रोटेक्टेड है या नहीं उसको देखने के लिए दो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेज it is working in favor of company and it is against the outsiders. कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि भाई जब भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक बार रजिस्टर हो जाए दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ लिया है वैसा मान लिया जाता है और उसने जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ लिया है वैसा माना जाता है और उसी के बेसिस पे कंपनी काम करती है। And that is why it is said as कि वो सिचुएशन में वो पर्सन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ने के बाद भी ये जानने के बाद भी कि कंपनी के स्कोप के बाहर का काम है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो नुकसान वो भुगते। उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हमने तो बता दिया। जैसे कि कोई भी कंपनी जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करो टर्म्स एंड कंडीशंस एस्ट्रिक मार्क करके लिख देती है। अगर एस्ट्रिक मार्क करके लिख दी है तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वेदर यू रीड इट और नॉट यू आर बाउंड बाय इट। वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज वर्किंग इन फेवर ऑफ कंपनी, दैट इज इट इज वर्किंग और क्रिएटिंग अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कंपनी। और यही अल्ट्रा वायरस के रिलेटेड एक पर्टिकुलर केस लॉ है विच इज नोन एज कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति के केस में ऐसा हुआ था कि कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा गया था द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड द डॉक्यूमेंट्स एंड डीड्स ऑफ द कंपनी शैल बी साइंड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर। मतलब 3 लोगों की साइन चाहिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन चाहिए, एक सेक्रेटरी की सिग्नेचर चाहिए एंड एक वर्किंग डायरेक्टर की साइन चाहिए। ये 3 चीजें की 3 जनों की साइन चाहिए ऐसा आर्टिकल्स में लिखा था। बट द कंपनी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया मोर्गेज पे कोई प्रॉपर्टी रख के पैसा अक्वायर किया एंड उस मोर्गेज डीड पे देयर वाज अ सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर ओनली। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन नहीं थी। आर्टिकल्स में लिखा था साइन चाहिए फिर भी देयर वाज नो सिग्नेचर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इट वाज हेल्ड दैट मोर्गेज डीड वाज इनवैलिड। वो थर्ड पार्टी कंपनी के पास से पैसा रिकवर नहीं कर सकती इवन दो the plaintiff had acted in good faith and money was utilized for the benefit of company। ये पैसा कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज किया, पैसा देने वाले ने गुड फेथ में दिया, गुड फेथ में दिया पर मेमोरेंडम आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं दिया और वो नहीं पढ़ा उसकी वजह से the mortgage deed was held as invalid। And that is doctrine of constructive notice, that the person who is an outsider dealing with company should be aware about the memorandum and articles। Now we are talking about doctrine of indoor management। इंडोर मैनेजमेंट वाला जो डॉक्ट्रिन है ना वो ऐसा बोलता है कि सर कंपनी में अगर कोई पर्सन डील कर रहा है तो ही इज बाउंड टू नो अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बट इंटरनल मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना वो उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता। मतलब ही इज बाउंड टू बी अवेयर अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट उसको इंटरनल मैनेजमेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं उसको चेक करने की जरूरत नहीं। Indoor management is operating in favor of the outsiders and उसका meaning है outsiders dealing with the company are not required to know about the internal management of company। Outsiders dealing with company are bound to assume that as far as the internal proceedings are concerned everything has been done regularly। ये यहाँ पे consider किया जाएगा।
ये इंडोर मैनेजमेंट की इफेक्ट क्या? तो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी बाय एनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ कंपनी, इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी। कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिसर ने अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए किया है तो इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी इफ प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर फुलफिल्ड इवन दो व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज सम इंटरनल इरेगुलरिटी। कोई इंटरनल इरेगुलरिटी है तो उस सिचुएशन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा है उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के रिलेटेड केस कौन सा, और जिसको शायद हम बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट या फेमस केस बोलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन। इसको इसीलिए टर्कवेंस लॉ भी बोला जाता है इंडोर मैनेजमेंट को। टर्कवेन लॉ या इंडोर मैनेजमेंट व्हाटएवर यू से, इसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन के केस में क्या हुआ था? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन के केस में आर्टिकल्स में लिखा था दैट डायरेक्टर्स कुड बोरो मनी if they are authorized by a resolution passed in the meeting of shareholders। जनरल मीटिंग ऑफ शेयरहोल्डर्स के अंदर रेजोल्यूशन पास करके अगर डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया गया तो डायरेक्टर्स उसके ऊपर पैसा बोरो कर सकते। डायरेक्टर्स ने पैसा बोरो किया, मतलब वो पर्सन ने आर्टिकल्स के हिसाब से डायरेक्टर्स को ही लोन दिया, उसने सेक्रेटरी को तो लोन नहीं दिया, उसने कोई बाहर के पर्सन को तो लोन नहीं दिया, डायरेक्टर्स को लोन दिया। डायरेक्टर्स बोरोड दी लोन, बट टर्कवन के पास से लोन लेने के टाइम पे टी मतलब टर्कवन एंड टर्कवन के पास से लोन ली थी विदाउट ऑथराइज्ड बाय शेयर होल्डर्स। सर आउटसाइडर है टर्कवन, वो ये जान सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में क्या लिखा, बट स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं वो बात तो वो अज्यूम कर लेगा। उसने डायरेक्टर को दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स एंड ये अज्यूम करके दिया कि दे आर ऑथराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। अगर ये अज्यूम करके उन्होंने ये लोन दिया है देन इट इज कंसिडर्ड एज कि उस सिचुएशन में टर्कवन के पास से डायरेक्टर्स ने पैसा बोरो किया विदाउट परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। टर्कवन गिव मनी अज्यूमिंग दैट दे आर ऑथराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स and it was held that borrowing of money without any authorization was also internal irregularity, and since Turkman has no knowledge of the fact irregularity का उसको कोई knowledge नहीं था, he was not bound by the act। एंड इसकी वजह से हम दो कंक्लूजन यहाँ पे रख सकते हैं इंडोर मैनेजमेंट में कि इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चीज का पता होना चाहिए, एक का पता नहीं होना चाहिए। मतलब समवन शुड बी अवेयर अबाउट दी memorandum and articles, and second he should not be aware about the internal irregularities। अगर उसको memorandum articles का पता है पर internal irregularity का पता नहीं है, then in that point of time it is said as indoor management will work in favor of the outsiders। If you like this video, share it with your friends, subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video। Download NDI mobile app to get complete CA course online। We value your support। Thank you for watching।